हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेड साथी। और आज की वीडियो में हम समझेंगे अबाउट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आपको पता है गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था कि अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि अपनी सर्विस डिलीवरी को बहुत एफिशिएंट बना रही थी, और अब गवर्नमेंट ने एक और ऑब्जेक्टिव को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया। वो था कि कैसे सिटीजन्स को भी डिजिटली एम्पावर किया जाए। तो जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था वो कब लॉन्च किया गवर्नमेंट ने? 1 जुलाई 2015 में लॉन्च किया। और इसके जो दो मेन फोकस थे, क्या मेन फोकस थे? इसका जो सबसे पहला फोकस था कि इंडिया को किस में कन्वर्ट किया जाए? इंडिया को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। किस में कन्वर्ट किया जाए? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। और दूसरा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया की इकोनॉमी को नॉलेज बेस्ड बनाया जाए। क्या बनाया जाए? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। अब ये जो टर्म थी दो हमारे पास, एक तो आ गया डिजिटल फॉर्म और दूसरी आ गया नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। हमें डिजिटल फॉर्म समझ आती है क्या कि हम धीरे धीरे करके सारे प्रोसेस को डिजिटलाइज कर देंगे, बट नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? और गवर्नमेंट अगर चाह रही है कि उसको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनानी है तो इससे पहले कौन सी इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है उसके बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी से पहले जो हमारे पास एक और इकोनॉमी होती है जिस इकोनॉमी का नाम है मिक्स्ड डेवलपिंग इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी में और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं हम। इसका जो सबसे पहला डिफरेंस होता है कि जो मिक्स डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है ना वो सबसे ज्यादा कैसा होता है? फिजिकल प्रोडक्शन होता है। कैसा होता है? फिजिकल प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हमें एम्फेसिस किया जाता है वो होता है लेबर को। लेबर इंटेंसिव फिजिकल प्रोडक्शन होता है। जो भी चीज यहाँ पे प्रोड्यूस होगी ना वो कैसे होगी? उसमें सबसे ज्यादा जो इनपुट लगेगा वो किसका लगेगा? लेबर का लगेगा। और सेकंड नंबर पे जो मिक्स डेवलपिंग इकोनॉमी होती है उसमें जो वैल्यू मिलती है वो किससे मिलती है? वैल्यू मिलती है रॉ मटेरियल से। किससे? रॉ मटेरियल से। कि अगर हमको कोई भी चीज बनानी है तो उसमें कोई एक इनपुट डालो और हमारे पास वो आउटपुट निकल के आ जाएगा। बट गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी में ये सारी चीजें तो रही नहीं, अब उसके साथ साथ इकोनॉमी में कुछ नॉलेज बेस्ड चीजें भी इंक्लूड करी जाएं। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? फिजिकल प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारा प्रोडक्शन इनोवेशन और इनोवेशन प्लस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हो, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए और इनोवेशन भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो सारा प्रोसेस था वो कैसा होता था? लेबर इंटेंसिव होता था। यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती थी कि यहाँ पर हम डेटा प्लस टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो जाए। टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कि हमारे मोस्टली काम, जैसे मिक्स डेवलपिंग इकोनॉमी में मोस्टली काम कौन करेगी? लेबर करेगी। पर यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती थी कि अब हमारे यहाँ काम कौन करे? डेटा और टेक्नोलॉजी काम करे। हमारे पास वैल्यू किसकी थी? यहाँ पर रॉ मटेरियल की वैल्यू थी। और यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती थी कि वैल्यू हमारे पास किसकी है? टेक्नोलॉजी की वैल्यू बनी हमारे पास। किसकी? टेक्नोलॉजी से हमारे पास वैल्यू हो। हमारे पास जो इनपुट डाले ना वो हम टेक्नोलॉजी का डालें और आउटपुट निकल के हमारे पास कुछ एक नया प्रोडक्ट निकल के आए। तो ये था मेनली दोनों का डिफरेंस। इसको एक एग्जांपल से उससे और समझते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ अलग अलग फैक्ट्री चलती हैं। फैक्ट्री में कौन होता है? ऑब्वियस सी बात है, लेबर काम कर रही है, कुछ एक नया प्रोडक्ट बन के आ रहा है। और ये जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि पूरी सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है वो किसके ऊपर चलेगी? वो सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही तो चलेगी। हमारे पास जो आज के टाइम पे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आज जैसे कि मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, ये किसकी वजह से बना पा रहा हूँ? यूट्यूब की वजह से। इट इज ऑल अबाउट व्हाट? टेक्नोलॉजी। हम ऑनलाइन एजुकेशन बना पाए। तो ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी चीजें थी कि इंडिया को एजुकेशन को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाए। तो आई होप आपको समझ आता है कि जो दो मेन ऑब्जेक्टिव थे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के वो क्या थे। अब दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट ने इस चीज को अचीव कैसे किया, इसके पीछे जो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो कैसे हुआ, उसको हम समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को अचीव करने के लिए अपने उसको तीन अलग अलग पिलर्स में डिवाइड किया। तीन अलग अलग पिलर्स में डिवाइड किया, जिसमें जो सबसे पहला पिलर आता है उसको गवर्नमेंट ने नाम दिया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरीवन।
सबसे पहला विजन गवर्नमेंट का ये था कि हम क्या करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो कि सबके लिए हो, सबके लिए समान हो। दूसरा जो गवर्नमेंट का विजन था वो था कि गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। और तीसरा जो हमारे पास गवर्नमेंट के पास विजन था वो था कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, कि हम क्या करें कि सिटीजन, जो हमने देखा था ना कि हमारे पास जो भी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था जो 2006 में आया था, उसकी सबसे बड़ी जो फ्लॉ था, जो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पे सिटीजन्स का डिजिटल एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को अपने 3 विजन में डिवाइड किया, जहां पर उन्होंने बोला सबसे पहला विजन था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, दूसरा कि गवर्नेंस और सर्विसेज को हम डिमांड पे ही अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे, और तीसरा हम डिजिटली एम्पावर करेंगे। अब ये तो 3 विजन हो गए, एक्चुअली में इसको फुलफिल कैसे किया गया, तो गवर्नमेंट ने इस तीनों के अलग 3 और ऑब्जेक्टिव्स निकाले और उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। जैसे कि सबसे पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी, तो कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला कि हम बनाएंगे ब्रॉडबैंड हाईवेज। ब्रॉडबैंड हाईवेज, अब ये क्या होते हैं ब्रॉडबैंड हाईवेज? आप समझिए जैसे कि आपके पास रोड होती है ना, रोड बड़े बड़े शहरों से लेके छोटे छोटे टाउन, छोटे छोटे गांव तक को भी कनेक्ट करती है। वैसे ही गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम कुछ ऐसे हाईवेज बनाएंगे, कुछ ऐसे रोडें बनाएंगे जिनके नीचे क्या रख देंगे, हम ऑप्टिकल फाइबर्स डाल देंगे। ऑप्टिकल फाइबर्स का काम क्या होता है कि नेट हर जगह, इंटरनेट को हर जगह पहुंचाना। तो इंटरनेट के लिए सबसे ज्यादा इनको किस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, ऑप्टिकल फाइबर्स की। और इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया कि हम क्या बनाएंगे, ब्रॉडबैंड हाईवेज बनाएंगे। इसको फुलफिल, इस विजन को फुलफिल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने सेकंड स्टेप लिया वो लिया मोबाइल नेटवर्किंग। मोबाइल नेटवर्किंग, अब मोबाइल नेटवर्किंग की नीड क्या थी, क्या हमारे पास उस टाइम पे नेटवर्क नहीं था? इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक डेटा कोट करता हूं कि 2015 में जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा था, उस टाइम पर पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के 25 to 30% के लोगों के पास क्या था, सिर्फ स्मार्टफोन था। तो आप समझ लीजिए जब 25 से 30% लोगों के पास स्मार्टफोन है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी कैसी होगी। तो गवर्नमेंट ने दूसरा जो अपना विजन, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव रखा वो रखा कि हम मोबाइल नेटवर्क के, मतलब जो नेटवर्किंग के टावर होते हैं ना, उसको रिमोट से रिमोट एरियाज में भी अवेलेबल करवाएंगे, जिससे कि जितने भी सारे मोबाइल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरनेट के द्वारा या नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट हो सके। तीसरी जो चीज गवर्नमेंट लेके आई वो ये थी कि पब्लिक इंटरनेट स्कीम। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी, देखिए हमारे इंडिया में अभी भी स्टिल, जब मैं 2026 में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब भी ये बात है कि हमारे इंडिया में स्टिल ऐसे कई विलेजेस हैं, ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी लग्जरी माना जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम उन डिस्ट्रिक्ट को, उन टाउन्स को, उन विलेजेस को चूज करेंगे और वहाँ पर कुछ कॉमन सर्विस सेंटर्स बना देंगे। क्या बना देंगे, कॉमन सर्विस सेंटर्स बना देंगे, या हम कॉमन पॉइंट बना देंगे, कॉमन पॉइंट बना देंगे जहां पर जो इंटरनेट होगा ना वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और विलेजेस के लोगों को या उन टाउन के लोगों को बोला जाएगा कि आप यहां पर आके इंटरनेट का यूज कर सकते हैं और जान सकते हैं कि पूरे देश दुनिया में ये आपकी खुद की सरकार आपके लिए क्या कर रही है। तो ये भी एक गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी स्कीम थी जहां पर वो लोगों के साथ खुद कनेक्ट कर सके। दूसरी जो गवर्नमेंट ने स्कीम, दूसरा विजन था वो था गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। हम देखते आ रहे थे कि गवर्नमेंट कैसे खुद को बार बार एम्पावर कर रही थी कि वो अपनी तरफ से डिजिटल सर्विसेज दे। यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने जो विजन था ना उसको थोड़ा और ब्रॉड किया। यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अब हमारी जो सर्विसेज रहेंगी वो 24/7 × 365 अवेलेबल रहेंगी। 24/7 × 365 अवेलेबल रहेंगी। जब सिटीजन का मन होगा जब वो उन सर्विसेज को अवेल कर सकता है। और इसके लिए भी जो गवर्नमेंट ने अलग अलग जो स्टेप्स उठाए वो ऐसे थे कि सबसे पहला जो स्टेप उठाया वो था ई गवर्नेंस का। किसका, ई गवर्नेंस। यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो पहला प्रोसेस चला आ रहा था ना ई गवर्नेंस का, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। गवर्नमेंट ने बोला कि इसको हम बहुत ज्यादा क्या कर देंगे, सिंपल कर देंगे और इजी टू इम्प्लीमेंट कर देंगे। कैसे,
जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि अलग अलग ऐप्स बना दिए। इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि आज पासपोर्ट सेवा करके एक ऐप आता है जहां पर आप घर पे बैठे बैठे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको बनवाना है तो आप घर पे बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। तो ये किस स्कीम में हुआ? अंडर ई गवर्नेंस की स्कीम में हुआ, जहां पर गवर्नमेंट ने अपने प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी बनाने की कोशिश करी। सेकंड जो इसमें गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड में जो सेकंड स्टेप गवर्नमेंट ने लिया वो लिया ई क्रांति का। क्या लिया? ई क्रांति। इसका मतलब था कि डिलीवरी की जाए सर्विसेज की, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज डिजिटली। अब ये कैसे होता? और गवर्नमेंट ने ई क्रांति का सबसे पहले मतलब समझिए। ई क्रांति का जो मतलब होता है कि डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, और वो भी किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। और यहाँ पे गवर्नमेंट दो मेन फोकस एरियाज रखती थी। सबसे पहले उसने बढ़ावा दिया ई एजुकेशन को, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा वो एम्फेसिस कर रही थी वो कर रही थी ई हेल्थ को। मतलब देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो वो जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें पीछे रह जाते हैं, और जो हेल्थ सर्विसेज है उसको भी अवेल नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम ई एजुकेशन को, दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन को और ऑनलाइन हेल्थ डिलीवरी को प्रमोट करेंगे। और आज आप देखिए यूट्यूब एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म निकल के आया है जहाँ पर जिन भी लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है दे कैन ऑल्सो सी द क्वालिटी एजुकेशन, वो क्वालिटी एजुकेशन को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने इसमें तीसरा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, वो था इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई जहां पर, जैसे कि आपने सुना होगा PIB पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट वेबसाइट बनाई जहां पर जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड की गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में गवर्नमेंट क्या कर रही है, या कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट नई नई लेके आ रही है, उस सबको कहाँ पे अपडेट स्टार्ट कर दिया करना? PIB पे स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो थर्ड जो गवर्नमेंट का विजन था वो था डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। अब ये सबसे बड़ा गोल था और इसको करना बहुत सबसे ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट भी था। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कितने स्टेप्स लिए? 3 स्टेप्स लिए। सबसे पहला जो स्टेप लिया वो था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का। किसका? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे डिजिटल एम्पावरमेंट कर सकता है? सोचिए। तो क्या होता था जब हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, हमारे यहाँ हम क्या करते थे, जो भी डिजिटल इक्विपमेंट्स होते थे या जो भी डिजिटल टूल्स होते थे हम बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे, जिस वजह से वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्री में ही करवाएं, तो जो हमें इंपोर्ट के हिसाब से नया जो ज़्यादा पैसा देना पड़ता है वो कॉस्ट को हम बचा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे वो सस्ते होंगे और लोग उनको आसानी से अवेल कर सकेंगे, अफोर्ड कर सकेंगे। दूसरा जो गवर्नमेंट ने इसमें लिया वो लिया IT फॉर जॉब्स। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए जहां पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स को हम प्रोड्यूस कर सकें। हम अब अपनी एक इकोनॉमी ऐसी बना सके जहां पर हमारी कुछ जॉब्स किससे भी आए, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से आए। ये यहाँ पर 2 काम कर रही थी। सबसे पहला डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन तो कर ही रही थी, और दूसरा जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको भी ये एड्रेस कर रही थी। और इसका जो सबसे लास्ट जो स्टेप लिया गवर्नमेंट ने उसको बोलते हैं हम अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का मतलब क्या था? अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का मतलब था गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कुछ बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रही थी। इसका मतलब वो बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स होंगे पर उनका आउटकम जल्दी से मिल जाएगा, और जिससे लोग क्या होंगे कि डिजिटली खुद को इक्विप कर पाएंगे, उनको डर नहीं लगेगा, टेक्नोलॉजी का फियर खत्म हो जाएगा। इसका जो सबसे बेसिक एग्जांपल हो सकता है वो होता है बायोमेट्रिक। आप ऑफिस में या स्कूल्स में अब तो बहुत सारी जो कोचिंग्स होती हैं वो भी बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करती हैं, यूज़ करती हैं। क्या करते हैं कि आपको अगर अटेंडेंस लगानी है तो आप बायोमेट्रिक यूज़ करिए और आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। इससे क्या होगा? इससे जो आपका टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का फियर है वो कम हो जाएगा। बच्चों को फिजिकल बुक के साथ डिजिटल फॉर्म में बुक्स को प्रोवाइड करवाना, एक चॉइस देना, वो भी क्या था कि जो अभी की जनरेशन को तो टेक्नोलॉजी फियर खत्म करना ही करना था, पर जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा साउंड हो सके। तो इस करके गवर्नमेंट ने क्या चलाया? अर्ली हार्वेस्ट
प्रोग्राम्स चलाए। तो ये पूरा था कहाँ, जैसे कि गवर्नमेंट का पूरा कैसा प्रोग्राम था जहाँ पर वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से फोकस कर रही थी। पर आपको पता है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम में एक्सपेंड कर रहे हैं, कि इंडिया अपने डिजिटल फॉर्म में एक्सपेंड कर रही थी, तो कुछ पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव्स भी आए। और वो नेगेटिव्स क्या थे? उसमें सबसे पहला नेगेटिव था साइबर क्राइम। साइबर क्राइम। और क्या नेगेटिव था? दूसरा नेगेटिव जो इसमें निकल के आया कि जो हमारी डिपेंडेंस थी फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, अभी भी वो बहुत ज़्यादा थी। जो एक तीसरा इसमें एक और नेगेटिव निकल के आया, वो आया डेटा प्राइवेसी का। डेटा प्राइवेसी। अब हम ये जो जिस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में ही बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही ये होता है कि हमारे पास डेली नई प्रॉब्लम्स आएंगी और हमें उनके डेली न्यू सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो सेम गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही किया। ये जो और सारी प्रॉब्लम्स आई, ये 3 प्रॉब्लम्स के साथ साथ और भी सारी प्रॉब्लम्स आई, गवर्नमेंट इनको टाइम टू टाइम एड्रेस करती है। और वो कैसे एड्रेस करती है? जैसे कि डेटा प्राइवेसी के लिए गवर्नमेंट 2025 में एक बिल लेकर आई, एक एक्ट लेकर आई जहां पर वो सिटीजन्स के डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा रहा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि लोगों को साइबर अवेयर करना, उनको बताना कि साइबर क्राइम्स ऐसे ऐसे होते हैं और आप इनसे बच कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जिससे वो साइबर क्राइम को रोक सके, जैसे कि साइबर सेल हो गया। अब ये सारा था हमारा पूरा अबाउट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। और यहाँ पर आके आपकी जो यूनिट है दैट इज फॉर टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो खत्म होती है। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू।